नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। युद्ध खत्म कराने की पाकिस्तान की सरपंचई नाकाम रही। अमेरिका और ईरान ने वार्ता विफल होने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा है। ईरान ने कहा कि हॉर्मूज का टोल तो चुकाना ही पड़ेगा। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि वार्ता विफल होने से मिडिल ईस्ट में फिर से बड़ी जंग की आशंका है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर से धमकी दी है। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बजाय अमेरिकी चापलूसी में ही लगातार नजर आया। ऐसे में सवाल है कि क्या मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को चुनना ही सबसे बड़ी भूल रही एक गलती साबित हुई है? क्या पहले से ही यह तय नहीं था कि यह वार्ता सफल हो ही नहीं सकती? और क्या नेतन्याहू के दबाव की वजह से सहमति नहीं बन पाई? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाए उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। तो बड़ा सवाल, अब मिडिल ईस्ट में फिर से क्या महाविध्वंस जैसा मंजर नजर आने वाला? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ करा दे। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, रिटायर रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर शंकर प्रसाद जी, रक्षा विशेषज्ञ। जेके त्रिपाठी सर, पूर्व राजनयिक। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल श्रीवास्तव सर से लेने से पहले जेके त्रिपाठी सर आपसे, क्या एक बार फिर से अमेरिका अटैक करने वाला है ईरान पर? देखिए आयुष, मुझे नहीं लगता कि अभी अमेरिका बहुत निकट भविष्य में फिर से अटैक करेगा, क्योंकि अमेरिका अटैक करते करते अब अमेरिका की स्थिति ये हो गई थी कि उसको एक बाहर निकलने का ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था। इसलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करके उसने ये किया कि शायद बात बन जाए, लेकिन ईरान अपनी मांगों पर अड़ा रहा, बात बनी नहीं। अब अगर अमेरिका फिर से बमबारी करता है और शुरुआत करता है, ठीक है, हो सकता है, मेरे सहयोगी रक्षा विशेषज्ञ ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे कि ईरान कितने दिन तक सस्टेन कर सकता है ये युद्ध, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दिन तक नहीं करेगा, क्योंकि उसके हथियारों का ज़ख़ीरा भी डिप्लीट हो रहा है। और अगर ईरान हारता भी है, जिसकी मुझे ज़्यादा संभावना दिखती है, तो ये हारते हारते ईरान अभी अमेरिका को या अमेरिकी सुप्रीमेसी को इतना बड़ा जख्म दे जाएगा कि ये अमेरिकी सुप्रीमेसी का, अमेरिकी दादागिरी के अंत की शुरुआत होगी, समझ लीजिए। ठीक। श्रीवास्तव सर, क्या नेतन्याहू यही चाहते थे कि बातचीत का अंत ना हो या बातचीत सफल ना हो? वही हुआ है। दूसरा सवाल जो मैंने त्रिपाठी सर से भी पूछा, वही पूछ रहा हूं कि क्या अमेरिका अटैक करेगा एक बार फिर से ईरान पर? हाँ, देखो, पहली बात तो है, क्या इजराइल चाहता था कि इसके अंदर कोई समझौता ना हो? बिल्कुल, इजराइल चाहता कि ये लड़ाई चलती रहे। और अगर आप तीन इसके एक्टर्स और करैक्टर देखें जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें अमेरिका, ईरान और इजराइल थे, तो अमेरिका समझता है कि ये दलदल में फंस गया है, ये लड़ाई अमेरिका की नहीं थी, ये इजराइल की लड़ाई थी और अमेरिका इससे निकलना चाहता है। उसकी जो मेन वजह यही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की छवि है, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग अमेरिका के अंदर धीरे धीरे गिरती जा रही थी, और मिड टर्म इलेक्शन होने नवंबर में, तो बहुत बड़ा रीजन था, वो निकलना चाहते थे। जबकि इजराइल जो है उस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। वो चाहता कि अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो ईरान और कमजोर होगा, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान कमजोर हुआ है, मगर अभी भी उसके पास काबिलियत और क्षमता है लंबा लड़ने की। और दूसरा, उसको लगता है कि ये जो प्रॉक्सी हैं जैसे हिजबुल्लाह और हौती रिबन, ये अभी भी सक्रिय हैं, इनको जितना भी कमजोर किया जाए वो बेटर है। और अगर आप देखें इसके अंदर कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्री, जो सऊदी, यूएई और स्पेशली, वो भी नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई रुके। वो चाहते थे कि ईरान को कमजोर किया जाए, क्योंकि अगर ईरान के पास काबिलियत क्षमता रहती है तो वो थ्रेट जो है इजराइल के लिए कम, बल्कि मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए ज्यादा है। अगर मैं ये कहूं कि अब ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो सकती है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी कहीं ना कहीं ये जो सीज फायर है 15 दिन के, हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए और कहीं ना कहीं फिर बातचीत करी जाए कि, और इस बार जो है पाकिस्तान नहीं होगा जहां पर नेगोशिएशन, क्योंकि पाकिस्तान तो मीडिएटर था ही नहीं। पाकिस्तान ना मीडिएटर था ना फैसिलिटेटर था, पाकिस्तान तो एक मैसेंजर था, और पाकिस्तान वो ज्यादा कर रहा था जिसको अमेरिका
चाहता है, और ईरान को भी इसके ऊपर खास ट्रस्ट नहीं था। तो मुझे लगता है लड़ाई शायद नहीं स्टार्ट होगी, कहीं ना कोई समझौते की किरण नजर आ रही है, मगर वो समय ही बताएगा। और स्टिकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि अभी जो एक लिवरेज मिल गया है जो ईरान को, और उस लिवरेज को वो खोना नहीं चाहेगा, उसका इस्तेमाल करना चाहेगा। हॉर्मुज पर भी आऊंगा, लेकिन शंकर सर, अगर युद्ध नहीं होने वाला है, अगर अमेरिका हमला नहीं करने वाला है, तो फिर तैनाती अमेरिका की तरफ से बढ़ाई क्यों जा रही है? क्या इस सीजफायर अमेरिका के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस था कि वो अपनी तैयारियों को फिर से मजबूत कर सके, अपना जो डिफेंस सिस्टम उसका तबाह हुआ उसको एक बार फिर से वो वहां पर रिटेलिएशन के लिए मजबूत करे? शंकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सवाल के साथ थोड़ा सा मैं उल्टा कहना कहूँगा जी कि ये जो ब्रेक हुई है बीच में 2.5-3 दिन की, इसमें रिप्लेनिशमेंट हुई है ज़्यादा ईरान के अंदर। अमेरिका की रिप्लेनिशमेंट तो जो हुई होगी तो हुई होगी। काफ़ी रिपोर्टें आप ही लोगों ने दिखाई हैं कि चाइना की तरफ से कुछ जहाज़ लैंड किए हैं, उसमें उन्होंने कुछ मिसाइल्स भेजे, और स्पेशली ज़्यादा वो सामान भेजा है जो कि एंटी एयर सामान है, यानी कि ड्रोन्स टाइप का जो सामान है वो चीज़ें भेजी, जिससे ईरान के ऊपर हमला, हवाई हमला या मिसाइल हमला कम हो जाए या न हो सके। दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ ईरान इजराइल को भी रिप्लेनिशमेंट। सर मैं लौटता हूं, आवाज आपकी शायद किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आ पा रही है, फिर से हम लौटेंगे आपके पास। अमजद अयूब मिर्जा जी पीओके से एक्टिविस्ट हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही सैयद आसिफ रिजवी जी ईरान से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं, और रविंदर सचदेवा सर फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सवाल मेरा अमजद जी आपसे है, पाकिस्तान से इतनी उम्मीद क्यों जा रही थी? सबको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, इसके बावजूद उम्मीद क्यों लग रही थी कि पाकिस्तान मध्यस्थता करा देगा? जी बहुत शुक्रिया। किसको उम्मीद थी? कल आप ही के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा, आपके एक गेस्ट नाराज होकर चले भी गए, मैंने कहा था कि ये जो है, जो तलाक हो गई थी अमेरिका और ईरान की 1979 में, ये पाकिस्तान में उसका हलाला करने आए थे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये बारातें वापस जाएंगी और पाकिस्तान जो है वो कहेगा मेरे टेंट और कुर्सियों के पैसे तो देते जाओ, मेरी देगों के पैसे तो देते जाओ। दुबई से ये पैसा मांगा गया है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एड मांग ली है यूएई का कर्जा चुकाने के लिए, इसका बिल भरने के लिए। हाँ, वो फाइनेंशियल एड जो इनको मिल रही है वो भी सिर्फ पैसा बैंक में रखने के लिए है, और वो कर्जा दे के दोबारा उसको भरना पड़ेगा, वो एक अलग मुद्दा है। और उसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान की जो हिपोक्रेसी है, जो दोगलापन है, उससे है। क्योंकि ये जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो इन्होंने अपने जेट तैयारे जो हैं JF-17, ये सऊदी अरेबिया में दमाम में जो बेस है वहाँ पे, अब्दुल अजीज बेस पे पहुँचाए हैं। उसके यानी एयरफोर्स पहुँच चुकी है वहाँ। उसके बाद ये ऐलान हुआ है कि $5 बिलियन इनको मिलेंगे। यानी एक तरफ ये निगोशिएशंस कर रहे हैं और करवा रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, जैसे इन्होंने जनरल साहब ने फरमाया, AK सवाद जी ने, तो दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं कि वो उनके दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। ये सारा ड्रामा हुआ है। मेरा, लोग कहते चाइना का नाम लेते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप गौर करें तो 10 दिन पहले इजराइल के जो जनरल्स हैं उन्होंने नेतन्याहू से मीटिंग में बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा मैं इस पर भी आऊंगा, मिर्जा साहब इस पर आता हूं, लेकिन सैयद आसिफ रिजवी साहब, जिसका जिक्र मिर्जा जी ने किया कि ईरान से क्या ये एक तरह से गद्दारी नहीं की पाकिस्तान ने, कि इधर बातचीत चल रही, उसी के आड़ में सऊदी में उसने अपने फाइटर जेट भेज दिए, हजारों सैनिक भेज दिए। जो ड्रेस थी मुनीर की, उसको लेकर भी सवाल कहा जा रहा कि JD वेंस के सामने तो सूट बूट में नजर आए, और जब ईरानी डेलीगेशन को उन्होंने वहां वेलकम किया तो वहां वो अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिख रहे थे, एक मिलिट्री माइट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्या पाकिस्तान से ईरान ठगा हुआ महसूस कर रहा है आज की तारीख में? देखिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने का। जनरल साहब मौजूद है, मैं जय हिंद कहूंगा जनरल साहब को। मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए कभी भी ये उसूल होता है कि जो मीडिएटर होता है, या जो हमारी जबान में कहा जाए जो मांडोली कराने वाला होता है, उसको भी पावरफुल होना चाहिए। वो स्थिति इस वक्त नजर नहीं आ रही थी।
जो मांडोली करा रहे थे वो खुद इस स्थिति में नहीं थे कि वो करा सके। और बहरहाल ये एक पहल थी, पहल के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छी पहल थी। ईरान ने भी ये साबित किया कि हम बातचीत के लिए तैयार है, और जो कि ये समझ रहे थे कि ये अमेरिका ने ही ये प्रस्ताव दिया था पाकिस्तान को कि आप इस तरह से आगे बढ़िए, क्योंकि जो झटका लग रहा है अमेरिका में एक के बाद एक, तो ये उसके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लिहाजा जो है मैं कहूंगा कि पहल थी, अच्छी पहल थी, लेकिन ईरान भी स्ट्रांगली और मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है और खड़ा है। और देखिए बहुत बड़ी बात है कि टेबल पे गया और बात नहीं मानी, क्योंकि अमेरिका जो है वहां पे आया था वो गुड फेथ के साथ नहीं आया था। उसकी जो पहले से मंशा थी वो अच्छी मंशा नहीं थी, और वो डिक्टेट करने आया था। तो जिसके लिए कहा जाए कि कतन ईरान किसी के डिक्टेट का हुआ नहीं मानेगा, वो किसी का डिक्टेशन नहीं मानेगा, और जैसा वो कहते हैं वैसा नहीं करेगा। लिहाजा मैं कहूंगा ये पहल तो अच्छी थी, लेकिन इसको उम्मीद के साथ देखी जा सकती है आगे भी। लेकिन ईरान का स्टैंड मजबूती से अपना खड़ा हुआ है और अपना स्टैंड रखा है। रविंद्र सर, क्या पाकिस्तान की चापलूसी की वजह से नाकामी मिली है, या उम्मीद थी नहीं कि पाकिस्तान ऐसी कोई कोशिश कामयाब दिखा भी सकता है? अब आगे होगा क्या फिर? देखिए, मेरे विचार से हमें पाकिस्तान के रोल को बहुत ऑनेस्टली असेस करना चाहिए। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में पाकिस्तान यस वैसे चापलूसी करता है, यहां भी करता है, वहां भी करता है, पर इस पर्टिकुलर पूरे एपिसोड में पाकिस्तान का रोल अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान कॉन्क्रीट पीसेस लाया है। और जहां तक बात रही कि उसने अपने F-16 या कुछ एयरक्राफ्ट भेजे सऊदी को, जब वार्ता चल रही थी, वो बात ईरान को पहले से पता है। इनफैक्ट प्रेशर बनाया जा रहा था बाय अमेरिका, बाय पाकिस्तान ऑन ईरान। पाकिस्तान ने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं, ड्रोन्स के एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को ड्रोन पायलट्स भेजे हैं जो एयर डिफेंस ड्रोन्स के लिए ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी की मिलिट्री अलायंस है, ईरान को पता है। अब ये जो इन्होंने और फाइटर जेट्स भेजे, वो एक तरह का प्रेशर और बन रहा था। इनफैक्ट प्रेशर तो और ये भी था, जो अमेरिकन्स ने मरीन्स अपने लाए सारे इस थिएटर में, 3,500 2,000 वो भी तो कहीं है ना इस पूरे थिएटर में इकट्ठे किए गए। उसके अलावा जनरल मुनीर और शाहबाज ने ये भी ऑफर किया हुआ है इन्हें कि हम पाकिस्तान बॉर्डर पर अपने सोल्जर्स को खड़े कर देंगे ताकि और प्रेशर बढ़े ईरान पे। तो ये ईरान को सारी बातें पता है, इसमें कोई दोगलापन नहीं है। इसमें पाकिस्तान एक टूल की तरह एक रोल प्ले कर रहा है इस पूरी जिक्सॉ पजल में। अब तो क्या सर पाकिस्तान एक्सपोज नहीं हुआ? रविंद्र सर, पाकिस्तान क्या एक्सपोज नहीं हो गया इस बातचीत से? अगर लेबनान की बात इजराइल ने नहीं की, अमेरिका ने नहीं की, तो क्या शहबाज ने, मुनीर ने खुद ही ये बात रख दी कि लेबनान पर भी बात हुई है? आखिर ये ईरान से धोखा ही तो हुआ कि लेबनान की बात कहीं थी नहीं इसमें। नहीं, मुझे थोड़ा साउंड वो ठीक नहीं आ रहा, पर अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एक्सपोज नहीं हुआ, लेबनान का मुद्दा ना उठा के। नहीं, मेरा सवाल ये था सर कि लेबनान का मुद्दा आखिर जिक्र किसने किया था? अगर अमेरिका ने इनकार कर दिया, अगर इसको लेकर इजराइल मान नहीं रहा, इजराइल ने भी इनकार कर दिया कि बातचीत में नहीं था, तो पाकिस्तान ने लेबनान का जिक्र खुद से क्यों किया? शहबाज ने खुद क्यों कहा कि लेबनान भी इसमें शामिल है? नहीं, पाकिस्तान ने कहा ईरान मुद्दे को तो अमेरिका एंड इजराइल मिलकर के एक और प्रेशर टैक्टिक और बार्गेनिंग चिप बना रहे थे अगेंस्ट ईरान। लेबनान का मुद्दा सेकेंडरी था, बाकी और इन्हें प्रेशर बनाना था, जैसे इनके यूरेनियम प्रोग्राम पे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे। अब अमेरिका का बार्गेनिंग पॉइंट था ना ये कि ठीक है हम लेबनान को इंक्लूड कर लेंगे, परंतु आप हॉर्मुज़ को खोलो या अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम जो आपने एनरिच किया। अमेरिका का मेन डिमांड यूरेनियम में जो था, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, एनरिच नहीं करेंगे, और जितना आपने ऑलरेडी एनरिच किया हुआ है वो आप हमें दे देंगे या IAEA को दे देंगे या किसी थर्ड कंट्री में जिसमें हम बोलेंगे आप भेजेंगे। तो एक एक चीज उसको ईरान से लेने में उसे कुछ बार्गेनिंग चिप देना था ना। हम लेबनान के ऊपर अटैक्स रुकवा देंगे, बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे और इजराइल मानता। ओके, तो ये लेबनान पे जो इस समय इजराइल कर रहा था वो एक प्रेशर टैक्टिक था इन कंजंक्शन विद अमेरिकन्स कि ईरान के ऊपर और प्रेशर बनाया जाए। भाई आपको बार्गेनिंग करनी है ना, तो मेरे पास जितने ज्यादा अलग अलग
तरीके कार्ड्स होंगे बार्गेनिंग के, मैं उतना अपने को उस नेगोशिएशन में ज्यादा प्रेशराइज करूंगा ठीक अपने है, मैं opponent इसी को। सवाल के साथ जिकी त्रिपाठी सर आपके वो पास बात आता अलग हूं। है अगर कि- ऐसा था तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस से मना क्यों किया कि लेबनान बातचीत में नहीं था? क्या ये पाकिस्तान से ब्लफ हो गया डोनाल्ड ट्रंप का, या देखिए- ईरान के साथ धोखा हुआ है? देखिए, ईरान के साथ भी धोखा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने शुरू से ही बता दिया था। लेबनान की बात नहीं, उसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात उसने शुरू से ये मीटिंग शुरू होने से पहले बता दी कि इस पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब उस चीज़ पर अगर अमेरिका को उसके बाद भी अड़े रहना था तो ये अमेरिका की गलती थी। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, एक्सपोज तो मैं नहीं कहूँगा, पाकिस्तान ने शायद गुड फेथ में ये किया हो कि दोनों मुल्कों के बीच में, दोनों साइड्स के बीच में समझौता कराने की बात, लेकिन पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता था, जैसा कि अभी उन्होंने पीओके के हमारे एक्टिविस्ट ने कहा है कि देखिए, आप दो साइड्स के बीच में, दो ममालिक के बीच में अगर समझौता कराना चाहते हैं तो आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए कि दोनों कभी कभी आपकी बात माने। आप सिर्फ मैसेंजर का, डाकिए का, हर और कार्य का वहां वो पर नहीं आपको। वो उतना वजूद क्या पाकिस्तान का है मिर्जा साहब? क्योंकि नहीं। एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ भाई, ख्वाजा आसिफ की मुझे तरफ से एक कहा गया बात कि इजराइल हमारा समझाएं। सबसे बड़ा दुश्मन है। इजराइल मुझे का एक बात नाम की लेकर। समझ नहीं आती। हाँ। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हमारे कुछ इंडियन जो हैं, जो आते हैं पैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे, वो पाकिस्तान को ग्लोरीफाई क्यों करने लग गए हैं इस ये जो हो रहा है इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से। ओ भाई, आप ये बात क्यों नहीं समझते, ये बात क्यों नहीं समझते कि दुनिया का कोई मुल्क अमेरिका को और ईरान के मुज़ाकरात के लिए अपना जगह देने के लिए तैयार नहीं है। नेटो का कोई कंट्री जो है वो तैयार नहीं है। स्विट्जरलैंड जनीवा देने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की इस्तांबुल देने के लिए नहीं, हम तैयार डिनायल नहीं में है। क्यों रहे? कतर, एक मिनट, हम डिनायल में क्यों रहे? कतर जो है वो जो दोहा असलियत दिख देने रही के है लिए वो दोहा तैयार नहीं, तो है। हम बात तो we are सुन doing लेना। an injustice to our audiences. नहीं नहीं, injustice बिल्कुल, कर रहे हैं I'm not अपनी doing an audience को। injustice, you are अगर हम doing an reality ना injustice। देखें, आप ना बस बनाएं, बताइए कि कोई जरूरत नहीं glorifying है, अपना अपना point है। पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, by ठीक है, मिर्जा giving साहब। पाकिस्तान, ठीक। नहीं, it's up आप to you. पाकिस्तान को Your view ये fair है, बेनिफिट आपके ऑफ विचार है, डाउट दे मेरा रहे हैं कि विचार पता नहीं अलग वो कितनी बड़ी उसने काम कर दी है यहाँ पे इनको बुला के। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट उन्होंने भेजी व्हाइट हाउस से, जिसमें लिखा था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम, वो ये तो सारा खेल डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ दो गेमें खेली हैं बैक वक्त। एक, उसने ईरान और इजराइल का फ्रंट बंद करा के इजराइल को मौका दिया कि फटाफट लेबनान पे चढ़ दौड़ो। 10 मिनट में 100 अटैक उन्होंने किए हैं इन मुज़ाकरात के होते हुए। दूसरा, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को रास्ते से हटा दिया है। वो कैसे हटाया? जेडी वेंस अगले इलेक्शन में आना चाहता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे, रिपब्लिकन का कैंडिडेट। वो अलग बात है रिपब्लिकन पार्टी जीती है कि नहीं जीती, लेकिन वो एक कंटेंडर है। मार्को रूबियो भी कंटेंडर है। मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप की सुर मिली हुई है, और जेडी वेंस इस जंग के खिलाफ है। वो इस जंग के खिलाफ था। अमेरिका का जो रोल है ये इसके, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुझे भेजते हैं, तू जा या मुज़ाकरात करने के लिए, इधर से हम टाइम भी बाय कर लेंगे। उधर से जेडी वेंस को अब भेजा इतने क्रूशल निगोशिएशन के लिए। ये कोलैप्स हो गए निगोशिएशन। अब जेडी वेंस का पता कट गया। अगर ये कामयाब हो जाते तो ठीक है, इसी सवाल के साथ रोमिंदर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये स्ट्रेटेजी दिखती है डोनाल्ड ट्रंप की, या दूसरा इसका दूसरा पहलू कि इस पूरी बातचीत में सबसे ज्यादा फायदा हुआ इजराइल का? उनका जो मोटिव था वो लगातार अचीव करने की कोशिश लेबनान में लितानी रिवर तक वो कर रहे हैं। बाकी किसकी जीत किसकी हार अलग है। रविंदर सर। हाँ, और पाकिस्तान रविंदर सर, कोई ठीक रोल ठीक है, नहीं है। मेरे साथ लौटता हूं। पाकिस्तान ने सिर्फ रविंदर जगह सर। दी है कि हाँ जी, उसको कहा है, उन्होंने डॉलर देखे ठीक। हैं, रविंदर सर, उन्होंने हाँ। जगह दे दी है। वो मुलाजिम है, अर्दली है पाकिस्तान। अजी, सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि इस पूरी बातचीत में भले ही इजराइल शामिल नहीं था, लेकिन इजराइल एक तरह से अपना मोटिव जो है वो अचीव करता हुआ दिख रहा है। उसकी लड़ाई जारी थी लेबनान में, वो लगातार लड़ रहा है। ईडीएफ ने ऑपरेशन और तेज कर दिए। एक फ्रंट पर जहां युद्ध नहीं रुका है, ये आज का सबसे कड़वा सच है, वो लेबनान है। हाँ, सर्टनली यस। आई मीन अभी जो फिलहाल हालात चल रहे हैं इसमें इजराइल और इजराइल का हम कहें तो स्पेसिफिकली नेतन्याहू, ओके, नेतन्याहू की जो पॉलिसी है वो, आई मीन, या पॉलिसी या जो विचार है या उसका मिशन है, वो एक तरह से सक्सेस उसे दिख रहा है। क्योंकि उसको तो है कि इनसे लड़ते रहो, ईरान से लड़ते रहो, हूती
हूती तो अभी सेकंड चल रहा है इस समय, गाजा को खत्म करो, फ्लैटन करो, हिजबुल्लाह को फ्लैटन करो, और इजराइल को। पिछले 30 साल से हर 2 साल कहते हैं कि 6 महीने में इजराइल का एटम बम तैयार है, तो ईरान का 6 महीने में तैयार है, 6 महीने में तैयार है। ये तो उसी तरह का कहना हो गया जैसे गांव के बाहर खड़ा बच्चा नहीं कहता रहता था कि रोज भेड़ी आ गया, भेड़ी आ गया। नेतन्याहू का तो वो हाल है। खैर वो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, बट जो नेतन्याहू और इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है जिसपे वो जा रहे हैं, हालांकि वो रास्ता मेरे ख्याल से और बहुत लोगों के हिसाब से बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अपने देश को नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी बहुत अमेरिकन और अमेरिकन जूस नेतन्याहू कर रहा है, इनफैक्ट जेनोसाइड लाइक करा है उसने जो गाजा में करा है। अभी जो लेबनान में अटैक करे हैं, वॉर क्राइम्स की उसमें दायरे में आ सकते हैं, बट एनीवे दैट्स अप टू इजराइल। तो इजराइल जिस रास्ते पे है उसको फायदा हो रहा है अपने हिसाब से। नेतन्याहू का पॉलिटिकल फ्यूचर है, उसके अगेंस्ट केसेस है करप्शन के इत्यादि, खैर उसको अलग रखिए। तो फिलहाल जो अभी चल रहा है इसमें नुकसान सबको हो रहा है। फायदा इजराइल को क्या हो रहा है? इजराइल को खुद अपने देश के अंदर इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। इजराइल के अंदर देश बट गया है ऑल्सो, बट फिलहाल यस वॉर के चलते वो लोग आपस में इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर तो इसी विचार इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं लौटता हूं सर। चीन के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया कि अमेरिका का 240 वर्षों का इतिहास है, इसमें सिर्फ 16 साल ही बिना युद्ध के अमेरिका रहा है। विश्व अस्थिरता का मुख्य कारण ही अमेरिका है। शांति के लिए यूएस बड़ा खतरा है। चीन शांति के लिए यूएस को खतरा मानता है। ये बयान तब सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप से आज पत्रकारों ने पूछा था कि चीन हथियारों की सप्लाई कर सकता है ईरान को। इसको लेकर यूएस प्रेसिडेंट से सवाल पूछा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा चीन कर रहा है तो चीन के लिए अच्छी बात नहीं है, और उसके कुछ ही घंटों के बाद चीन की तरफ से भी बड़ा पलटवार। ग्लोबल पीस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका, ये कहा गया है। शंकर सर, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या दोनों देशों में वार पलटवार का सिलसिला जारी? डोनाल्ड ट्रंप के बयान का पलटवार समझे चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया? देखिए, ये कहना बड़ा कठिन है। इस समय जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उन पर अगर बात करें तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके ट्रंप साहब क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, उनका चीन के साथ किस तरह से रिलेशनशिप आगे चलता है, बहुत कठिन है। यहाँ तक ये भी सबको मालूम है कि अगले 1-2 महीने में शायद प्रेसिडेंट अमेरिका के चाइना भी जाने वाले हैं, और वो चाइना के संग भी कुछ ना कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो ये तो बात एक ऐसी रह गई जिसके ऊपर कोई टिप्पणी अभी तक परमानेंटली नहीं रह सकती है, बदल सकती है। सिर्फ सवाल जिस समय ये उठ रहा है, जो आपके पैनलिस्ट के साथ जी शुक्र सर, शायद कोई टेक्निकल इशू, आवाज आपकी बार बार रुक जा रही है। ये है हाँ प्लीज बोलिए सर, प्लीज। हाँ चलिए, रिजवी साहब, जो मेरा सवाल आपसे था, हॉर्मूज को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। क्या ईरान हॉर्मूज को आम देशों के लिए, सभी देशों के लिए खोल रहा है, या फिर अभी भी उसकी टर्म्स कंडीशन जारी है? जी देखिए, इस वक्त जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो वार की कंडीशन में है, तो लिहाजा जो कंट्रोल्स होना चाहिए, जो ईरान स्मार्ट कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल होना चाहिए वो इस ईरान कर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ना पहले हॉर्मूज बंद था ना आगे बंद होगा। हाँ, कुछ नीति चेंज होगी, और जिस वजह से अमेरिका ने अटैक किया है और नुकसान किया है, मुमकिन हो इस तरह की कोई भरपाई वहां से हो। लेकिन अहम सवाल यह है कि जो आजाद आना जाना लगा हुआ था अमेरिका का और दूसरे ऐसे थे, और जैसा कि चाइना का बयान आया है, भाई सबसे बड़ा जो गुंडा है इस वक्त तो अमेरिका है, जो आर्म्स डील करता है। पूरी इकोनॉमी उसके आर्म्स और वेपन्स पे चलती है ना सर। आप ये देखिए कि जैसा कि उन्होंने बयान दिया, वाकई हम लोग पास्ट चलो 240 साल ना देखे, हम पास 40, 50, 60 साल देख ले, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति देख ले कि अमेरिका के पास एटम बम है तो उसने क्या उसका इस्तेमाल कैसे किया? हिरोशिमा नागासाकी पे नहीं गिराया उसने। उसके बाद वियतनाम वार, इराक वार, अफगानिस्तान वार, लीबिया में, सीरिया में क्या किया? तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि देखिए इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि हॉर्मुज जो है वार की स्थिति में है, लिहाजा अभी जो कंट्रोल है वो पूरा ईरान के बाद रहेगा। हाँ, फ्यूचर में कैसा रहेगा वो नीति तय करती है कि ईरान जो है जो भी करेगा, मेरा मानना यह है कि ईरान जो भी करेगा इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से करेगा और उसको सामने रखकर करेगा। लेकिन कोई ये चाहेगा कि
हॉर्मोज को, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जोर जबरदस्ती या आर्मी या नेवल आर्मीज के बेस पे करवा ले तो ये मुमकिन नहीं है। अश्विनी सर, ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि लेबनान को लेकर थोड़ा सॉफ्ट जो है वो ईरान पड़े, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने साफ कर दिया कि वो हिजबुल्लाह के साथ लगातार खड़ा रहेगा। क्या एक ऐसा पॉइंट आप देख रहे हैं जिससे सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है? क्योंकि लेबनान में इजराइल बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है, सीज फायर के बाद और तेज ऑपरेशन उसने किए हैं। बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि ये हमें समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इजराइल के लिए क्या है। इजराइल चाहेगा कि जितनी प्रॉक्सी हैं, ये जो 3 हैं, आपको पता है, हमास, हिजबुल्लाह और होती। हमास जो है वो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है और हिजबुल्लाह और होती जो हैं शिया हैं। और ये सच है, हमास की ताकत काफी कम होगी। होती रिबल भी इस बार लड़ाई में नहीं आए, लास्ट 1-2 दिन में आए हैं। मगर हिजबुल्लाह, अगर आप देखें, लड़ाई स्टार्ट हुई थी 28 फरवरी को और 3 मार्च को वो भी लड़ाई में आ गए और हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ती गई है। सबने सोचा था कि उसको रूट कहां से हथियार मिलते हैं, उसको मिलते हैं ईरान से। वो रास्ता था ईरान, इराक और सीरिया, लेबनान। सीरिया जाने के बाद सोचा था कि हो सकता है हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी हो जाए, मगर आप देखें कि हिजबुल्लाह के पास बहुत ज्यादा हथियार हैं, चाहे ड्रोन है, रॉकेट है, मिसाइल। अच्छा, तेल अवीव तक रॉकेट मारे उसने। हाँ, मैं बताता हूँ, उन्होंने बहुत सटीक हमले करा है नॉर्थ इजराइल में। 1 लाख के करीब नॉर्थ इजराइल से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। अब क्या चाहता है इजराइल? इजराइल चाहता है कि जो अपना हिजबुल्लाह उसको साउथ की तरफ पुश किया जाए, जो लटानी नदी है जो 30 किलोमीटर तो जैसा अगर हिजबुल्लाह पर इसी तरह से अटैक जारी रहा तो ईरान के लिए दिक्कत नहीं है क्या? ईरान भी फिर से रिटेलिएट कर सकता है? ऐसी कोई गुंजाइश आप देख रहे हैं? देखो, मैं कुछ उसी को समझा रहा था। ये सच्चाई है हिजबुल्लाह और एक प्रकार से इजराइल के बीच में है। अगर मान लो कल को बातचीत होती है और वो ये कंडीशन आती ईरान की तरफ से कि जब तक हिजबुल्लाह पे हमले बंद नहीं होंगे या लेबनान को इंक्लूड नहीं किया जाएगा रीजनल एक प्रकार सिक्योरिटी के लिए, हम बातचीत नहीं करेंगे। मुझे लगता है अमेरिका ईरान पे प्रेशर डाल सकता है और कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहा था कि अब लेबनान और इजराइल के बीच में डायरेक्ट टॉक्स होगी यूरोप के अंदर। ऐसा भी हो सकता है, पर 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आयुष ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका आया क्यों। अमेरिका 2 चीजों के लिए आया है। अमेरिका आया है ईरान के तेल के लिए, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, सारी कंट्री जो है वो अमेरिका के साथ है। ईरान एक ऐसा कंट्री है जो कि पेट्रो डॉलर अभी भी नहीं कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि जो भी पेट्रोलियम है, पदार्थ है, वो डॉलर में बिके, मगर ईरान तो युआन में बेच रहा था। तो मेरा जो भी लड़ाई हुई है, जिस प्रकार से अमेरिका आया है, वो आया है ईरान के तेल के लिए। ये हमें बिल्कुल ऑयल और पेट्रो डॉलर की लड़ाई है। जेके त्रिपाठी सर, अगर पाकिस्तान में बातचीत कामयाब नहीं हुई, जो जाहिर हो चुका है अब, तो क्या ये टर्की या चीन की एंट्री हो सकती है इसमें? बातचीत में ये देश शामिल हो सकते हैं, खास करके ईरान के पर्सपेक्टिव के लिहाज से? देखिए, हाँ, अगर बातचीत की कोई गुंजाइश है अभी तो नहीं, बातचीत की तो अभी गुंजाइश है ही, क्योंकि आपने देखा कि जब ये बातचीत फेल हुई, उसके बाद ईरान का जो एक स्टेटमेंट आया था, उसमें ये उन्होंने कहा था कि एक ही बार की बैठक में सारी चीज़ें नहीं तय हो सकती। तो मतलब ईरान अभी भी ये चाह रहा है, अभी भी इस पक्ष में है कि और बैठकें हों, लेकिन अब ये बैठक पाकिस्तान में नहीं होगी, बिहाइंड द कर्टेन चल रहा होगा डिप्लोमेटिक। नहीं तो सर, कहाँ होगी जहां ईरान चला जाए? ईरान को पाकिस्तान पे थोड़ा बहुत जो भी जिस वजह से भी भरोसा था, पड़ोसी देश है, मुस्लिम कंट्री है, वहां तो ईरान का डेलीगेशन चला आया, और कहाँ जा सकता है फिर इसके अलावा? ये ओमान में हो सकती है, ये यूरोप में हो सकती है। सर, ओमान में ही बातचीत हो रही थी, उसके बाद हमने देखा क्या हादसा हुआ है। ओमान में भी हो सकती है, क्योंकि ओमान का कद जो है, ओमान की नहीं, ईरान को अभी भी भरोसा है ओमान पर, क्योंकि ओमान में ही, मस्कट में ही बातचीत के बाद ये पूरा अटैक हुआ था। हाँ, तो ईरान का कद पाकिस्तान की तुलना में कद और एक्सेप्टेबिलिटी दोनों ज़्यादा है, सॉरी, ओमान का। तो ओमान में बात ये हो सकती, ये इजिप्ट में भी शायद हो जाए बात, और वर्स्ट कम टू वर्स्ट शायद ये रशिया में भी बात हो जाए। रशिया है, चाइना में, चाइना आपने देखा होगा कि चाइना ने कुछ दिन पहले रूस के भी और इसके ईरान के भी और सऊदी अरब के भी लोगों को बुला करके बातचीत कराने की कोशिश की थी। तो हो सकता है वहाँ पर भी ये हो जाए, तो लेकिन अब इसमें समय लगेगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई बात हो जाए। रविंदर सर, हॉर्मुज का सॉल्यूशन क्या है? आज की तारीख में स्थिति क्या है? हॉर्मुज तो मेरे ख्याल से इस जंग के बाद एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है।
ठीक है ना। इस जंग से पहले किसको इतना आइडिया था? आई थिंक ईरान को खुद नहीं था कि वो ऐसा वेपन बन जाएगा हॉर्मुज उसके लिए। अब ये ऐसा सुपर वेपन पैदा हो गया है, इस पे अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस ने अटैक करी है, बॉम्बार्डिंग करी है, पर फिर भी ये काम करता रहा है। तो एक तरह से ये बैटल टेस्टेड वेपन हो गया है। तो ईरान को गिव अप नहीं करेगा। पहले ये इंटरनेशनल वाटर था, अब ईरान इस डिस्कशन में कह रहा है वो सॉवरेनिटी मांग रहा है। अब सॉवरेनिटी ऑफ कोर्स अमेरिका एग्री नहीं करेगा, दुनिया के किसी को भी एग्री नहीं करनी चाहिए, पर ईरान अब फिलहाल ऐसी स्थिति में है, वो सोचता है कि वो डिमांड कर सकता है कि मेरा इस पे सॉवरेनिटी मानी जाए, नहीं मानोगे तो मैं इसे बंद कर दूंगा। और बाय द वे हॉर्मुज को खोलने के लिए आप जितनी मिलिट्री ताकत लगा लें उतना काम नहीं करेगी, क्योंकि मेन रीजन है जब ऐसे हालात होते हैं तो इसको वॉर जोन हो जाता है ये एरिया, और मैरीटाइम इंश्योरेंस नहीं मिलती। यानी कि खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर इसको ईरान मिलिट्री माइट से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन शंकर सर, अगर ईरान नहीं झुका है, अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को बातचीत पे नहीं माना, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या ईरान के पास अभी भी उतना वेपन्स का जखीरा है, या ईरान के पास लीबिया जैसे देशों का एग्जाम्पल है कि वेस्ट की शर्तों को मानने के बावजूद भी गद्दाफी का जो हश्र हुआ 2011 के समय, उस वजह से भी ईरान ने यहां सबक लिया? अश्विनी सर, मेरा सवाल यही आपसे, आखिर रीजन क्या रहा ईरान के नहीं झुकने का? देखो, ईरान के झुकने का रीजन है, आपके पास ईरान के पास कॉन्फिडेंस है। ईरान, देखो, सबसे पहले जब ये लड़ाई हुई तो सबसे बड़ी गलती क्या हुई अमेरिका और इजराइल से, उसने अंडर एस्टिमेट किया जो स्ट्रेंथ थी और कैपेबिलिटी थी ईरान की। उन्होंने सोचा था सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खमैनी के मारे जाने के बाद और 40 से 50 इसके टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर मरने के बाद कहीं ना कहीं ईरान घुटनों पे आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की थी ये 12 दिन का जो पिछले साल लड़ाई, उसने एक मोज़ेक डॉक्ट्रिन बना ली थी जिसके तहत उन्होंने जो सक्सेशन प्लान 4 स्टेज तक बनाई, उसके बाद पूरे डिसेंट्रलाइज कर दिया। बिल्कुल ठीक है, मैं आगे बताऊं डिसेंट्रलाइज कैसे किया। वो पूरे देश को 31 प्रोविंस में बांटा, वहां IRGC को पावर डिसेंट्रलाइज कर दी। और सच्चाई है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल और रॉकेट्स जो हैं वो कम से कम 50% इस्तेमाल हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है। उसके पास कम से कम 8 से 10 हजार मिसाइल और रॉकेट है और 1 लाख के करीब ड्रोन्स है। और उन्होंने सटीक हमले किए हैं इस बार, जिस प्रकार से इजराइल के अंदर भी मल्टी टियर एयर डिफेंस, जहां पर आप देखें आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, उसके बाद डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है। फिर भी वेस्टर्न मीडिया में भी रिपोर्ट थी कि अभी भी उसका जो परमाणु जखीरा है, उसके हथियारों का जखीरा जो है आधा बचा हुआ है। बहुत है। और मैं ये कह रहा हूं कि ईरान के अंदर और क्या है। देखो, ईरान को अब समझ आ गई है, ईरान के पास एक बार्गेनिंग चिप आ गया है, उसका नाम है स्टेट ऑफ हार्मुज। अब वो स्टेट ऑफ हार्मुज को नहीं छोड़ेगा। और मैं कहता हूं कि स्टेट ऑफ हार्मुज को रखना ये गलत है ईरान के लिए, क्योंकि वो यूनिक्लॉस जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ फॉर सी, वो 1982 का है, उसकी सिग्नेटरी है ईरान, कि आप ये जो इंटरनेशनल वाटर चैनल है उसको नहीं रोक सकते, तो उसको रोकना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय सर, अगर अमेरिका कोई क्लॉज नहीं मान रहा है, किसी UN कन्वेंशन को नहीं मान रहा है, तो फिर ईरान पर बाध्यता हम क्यों देखें, या ईरान इसको क्यों मानेगा? ईरान, देखो, ईरान तो लड़ाई के अंदर है, वो इसको पता है कि भाई मुझे क्या फायदा होगा, पर मैं लगता है बातचीत करके यूनिक्लॉस ये डाल के स्टेट ऑफ हार्मुज को ईरान को भी मानना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी। अमजद साहब, मेरा सवाल आपसे, पाकिस्तान ये सोच रहा था कि लादेन, इसी तरह से हाफिज सईद, जितने भी आतंकी उसके पाले हुए हैं, इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर है जंग से जुड़ी, अभी की बड़ी खबर यह है, फिलिस्तीनी शहर तुलकर्म में बड़ा एक्शन लिया गया है। इजराइल ने तुलकर्म शहर पर भी स्ट्राइक की है और हमले में 3 मंजिला इमारत तबाह हो गई। इजराइल ने इमारत को बॉम्ब लैब बताया था। तो यानी कि एक तरफ लेबनान फ्रंट पर इजराइल के हमले आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, फिलिस्तीन कंट्रोल बॉडीज का हिस्सा है, वहां बड़ी स्ट्राइक की गई। तस्वीर आप देखिए, पूरी बिल्डिंग जो है वो एक स्ट्राइक में तबाह हो गई, खत्म हो गई। तुलकर्म शहर बताया गया है और इस पर एक बड़ा हमला किया गया। ये पूरी बिल्डिंग ये तबाह कर दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक स्ट्राइक में पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई, धुएं के गुबार में तब्दील हो गई। वेस्ट बैंक का ये पूरा पार्ट है तुलकर्म, और यहां एक बड़ा हमला करते हुए इजराइल ने इस पूरी बिल्डिंग को खत्म कर दिया है। तो ये स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिर्जा साहब, पाकिस्तान ये सपने देख रहा था कि उसका आतंकिस्तान वाला धब्बा मिट जाएगा। क्या और ज्यादा मटिया पलीद हो गई इस
पीस टॉक के नाकाम होने की वजह से? देखें, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का इन पीस टॉक से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका का अर्दली है। अमेरिका के कहने पर उन्होंने जगह दी है, पैसे उनको पहले पहुंच गए थे, खर्चा पानी सारा अमेरिका ने दिया है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे भारतीय लोग जो है उनको क्यों तकसीम किया जा रहा है इस बात पे कि ग्लोरीफाई किया जा रहा है बुग़्ज़ माविया में। भाई आपको अगर मोदी सरकार नहीं पसंद, आपको बीजेपी नहीं पसंद, वो आपका अपना एक जाती मामला है। यहाँ हम नेशनल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को किस खाते में ग्लोरीफाई कर रहे हैं मिर्जा साहब? बाय द वे, आई डोंट लाइक दिस कन्वर्सेशन। मिर्जा साहब एक मिनट, आयुष क्या पैनलिस्ट है, तो हम बात कुछ और कर रहे हैं, किसी को पॉलिटिशियन बता रहे हैं। पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया। ठीक है मिर्जा साहब, जो मेरा सवाल था आपसे, अब आप कहीं और चलिए। मेरा सवाल ये था, क्या पाकिस्तान की इमेज और टारनिश हुई है? रविंद्र सर, ये पैनलिस्ट पॉलिटिक्स क्या बात कर रहा है यार? मिर्जा साहब, क्या पाकिस्तान मेरी पॉलिटिकल लीनिंग? नहीं, दिस इज नॉट डन। मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। दिस इज नॉट डन यार। हमारा व्यू, हम डिनाइल पे नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान गुंडा है, क्रिमिनल है। ठीक है, ठीक है, रिजवी साहब मेरा सवाल, ठीक है रविंद्र सर को, ठीक है रिजवी साहब मेरा सवाल आपसे, रिजवी साहब मेरा सवाल आपसे है, अब ईरान का अगला कदम क्या होगा? आपने फिलिस्तीन का नजारा देखा, आप लेबनान का नजारा देख रहे हैं, ईरान अब अगला कदम क्या उठाने वाला है? क्या ईरान शांत रहेगा? आपको आगे यहाँ पे केवल पाकिस्तान बैशिंग कर रही है, आप कहीं और जाइए, या हम इस पैनल पे नहीं आते। नहीं, कोई बात नहीं, रविंद्र सर मैं देख रहा हूँ। रिजवी साहब, हाँ, रविंद्र साहब की बात समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि वो ठीक है मिर्जा जी, ठीक है।